रेडियो एक्टिविटी क्या होता है वो चैप्टर शुरू कर दिए थे। मैं रिवीजन करके बताता हूँ कि क्या क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, देखो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप जो अनस्टेबल थे, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है, और ये जो एक्टिविटी है उसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछता है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे एटम जो कि अनस्टेबल है, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, हम उसको कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। कल मैं इन लोगों को ये बता रहा था कि N/P रेशियो जो हम ये जो ग्राफ देखते हैं ना, तो वो कौन से एलिमेंट्स स्टेबल है कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी एलिमेंट मैं आपको ला के दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि पता लगाओ कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं, तो कैसे पता लगाओगे वो चीज मैं बताया, फिर से बताऊंगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको अब तक ये समझ आ गया कि कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है, जैसे कि यूरेनियम समझाया था। यूरेनियम 238 जो है थोरियम में बदल जाता है। तो देखो हम लोग को ना न्यूक्लियर रिएक्शन में ना एक फंडामेंटल चीज ये होता है कि दोनों तरफ का मास सेम होना चाहिए। जब ये यूरेनियम टूट के थोरियम बनता है तो उसका होता है 234। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 4 आएगा तब ये 238 बनेगा। 234 प्लस 4 238, 90 प्लस 92 बनेगा ना। तो इधर का मास, तो ये जो है ना इसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा रेडिएशन। ये भी एक जो है ये जो रेडिएशन है ना इसको अल्फा रेडिएशन कहते हैं, और इसके साथ एक और निकलता है उसको गामा रेडिएशन। तीनों डिफरेंस बिटवीन तुमने बताया। तो देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो उससे अगर ये जो रेडिएशन निकलते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट किया, इसीलिए यूरेनियम को हम बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। समझ रहे हो? तो ये जो एक्टिविटी हो रही है वो हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी है। ये जो सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है उस सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ आ रहा है? तो रेडियो एक्टिव मतलब कि कुछ नहीं, जो अपने आप को स्टेबल कर रही है, कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट किया होगा। मैं सब बताऊंगा अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये गामा रेडिएशन जो है इसी से बचने के लिए मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में आप लोगों को बताया था, कंक्रीट वॉल बनाते हैं ना, वो गामा रेडिएशन से बचने के लिए बनाते हैं। मैं आगे डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा, समझ आएगा। तो यूरेनियम जो है कैसे स्प्लिट हो रहा है अपने आप को स्टेबल करने में और रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसीलिए इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। पर ये तो आपको सोफिस्टिकेटेड वे में या इजीएस्ट वे में पता चल गया कि यूरेनियम है। हम कैसे कोई भी एलिमेंट में आपको ला के दे दूं, मैं बोलूंगा हाइड्रोजन बताओ है कि नहीं, हीलियम है कि नहीं बताओ, कैल्शियम है क्या, बेरियम है, ऐसा कुछ भी ला के दूंगा तो कैसे पता करूं? तो उसके लिए हम लोग को ये ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर एटॉमिक नंबर 20 तक की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर 20 तक की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह की बात हो रही है, तो क्या रूल लगता है? N/P जो रेशियो है वो अगर 1 है, मैं बताऊंगा क्लियर है, 1 है तो वो स्टेबल। जैसे कि बेरियम 4, कितने आएंगे? 2 प्रोटॉन आएंगे, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, तब 4 बनेगा ना। देखो क्या है, N क्या है, न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन क्या है, 2 है। N/P रेशियो क्या है? 1, मतलब ये स्टेबल, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगर कार्बन 12 का बताता हूं, कार्बन 12 6 प्रोटॉन, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये 6 है, 6 हुआ, न्यूट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, 6/6 एक स्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं कार्बन 14 का देखो, 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन दिए तो 8/6। रेशियो बना रहा है क्या? नहीं आ रहा है। स्टेबल है क्या?
रेडियो एक्टिव। इसलिए कार्बन 14 जो है कार्बन 18 में काम। तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक लागू होगा, उसके आगे नहीं, उसके आगे रूल चेंज हो जाएगा। और ये मैं डिजाइन नहीं किया, नेचर में, ठीक है, ये कोई इंसान नहीं निकाला। ये देखा गया कि जब इन एलिमेंट का प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो 1 नहीं है तो ये रेडियो एक्टिव बन रहे हैं, 1 आ रहे हैं तो ये स्टेबल हो जा रहे हैं 20 तक। अगर 20 से 80 तक का बात करते हैं तो वो स्टेबल होंगे जिनका न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, जैसे कि आयरन एक एग्जांपल, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसा निकालते जाना आप लोग। तो पहला क्या है, 20 तक है तो n/p रेशियो अगर 1 आ रहा है तो वो स्टेबल है। अगर देखोगे 20 से 80 तक का न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है तो वो हो जाएगा स्टेबल। अब बोलोगे कि न्यूट्रॉन अगर बराबर होगा प्रोटॉन के, अगर मान लो एटॉमिक नंबर मैं ले रहा हूं 28 वाला, उसका न्यूट्रॉन बराबर हो गया प्रोटॉन के तो वो रेडियो एक्टिव, समझ आया? अगर न्यूट्रॉन बड़ा हो गया प्रोटॉन के तो अगर 28 नंबर वाला तो वो हो जाएगा स्टेबल, समझ रहे हो? और 80 के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे रेडियो एक्टिव होंगे, समझ आ गया? रेडियो एक्टिव मतलब क्या, वो जो रेडिएशन निकालने वाले अल्फा बीटा गामा, समझ आ गया? थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट to make themselves stable they emit some radiation like alpha beta gamma, समझ रहे हो? फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे ग्राफ्स के हेल्प से ये पता चला कि up to 20 atomic number which having equal numbers of neutron and proton are the stable, जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस दिखेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव शो करने लगेगा, जैसे कार्बन 14, कार्बन 12, इसलिए कार्बन 12 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है ना, कार्बन 14 है, ठीक है। आयरन देखोगे ना, जब सेकंड आओगे 20 से 80 के बीच में आओगे तो न्यूट्रॉन का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन का कम होना चाहिए, जैसे कि आयरन का न्यूट्रॉन ज्यादा होता है और प्रोटॉन कम होता है तो वो स्टेबल है। तभी तो हम जब हमारे साउथ बस्तर में जो आयरन है वो रेडियो एक्टिव है कि नहीं है भाई, इसलिए आयरन को कभी कोई बोलता है रेडियो एक्टिव, नहीं बोलता है इसके मुताबिक, समझ आ रहा है? 80 के बाद जितने एलिमेंट थे ऑल आर रेडियो एक्टिव, मतलब कि अगर आप उसको लोगे, उस 80 के बाद वाले एलिमेंट को लोगे तो कुछ ना कुछ अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन एमिट हो सकता है, अल्फा हो सकता है। एक और बात है, अल्फा गामा साथ में निकलेंगे, बीटा गामा साथ में निकलेंगे, अल्फा बीटा कभी जिंदगी में साथ में नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो कोई जो एलिमेंट है अल्फा गामा निकलेगा, बीटा गामा निकलेगा, हो सकता है अल्फा अलग निकले, बीटा अलग निकले, गामा अलग निकले, पर अल्फा बीटा कभी साथ में नहीं, ठीक है? समझ आ रहा है? थोड़ा समझ आया? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? थोड़ा समझ आ गया? इजी लग रहा है? वही बता दिया मैं, अनस्टेबल होते हैं एटॉमिक, वो एनर्जी लॉस करते हैं तो समय बता दिया हूँ, कुछ बताता हूँ मैं। देखो अब जो ये जो भी हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है, वो के रेडिएशन एमिट कर रहा है। न्यूक्लियस, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक्स का जो शेल है ना उसके बारे में कतई बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं ना आप, तो ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। अगर आप फिजिकल केमिकल चेंज करते हो तो इससे कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यूरेनियम को ले लोगे और इसको हीट करना चालू करो तो यहाँ से रेडिएशन नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? ये अपने आप डीके करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो रिलीज कर सकता है रेडिएशन, या तो मैं जानबूझ के इसमें न्यूट्रॉन डालूंगा या जानबूझ के प्रोटॉन इंसर्ट करूंगा और तब ये रेडिएशन निकल सकता है। पर आप इसको हीट कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो केमिकल फिजिकल चेंज के कारण ये फेनोमेनन आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? देखो अल्फा बीटा गामा जो है मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ डीके होता है, और भी होते हैं पर ये 3 मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं, ठीक है? और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो ये सब हम लोग को देखने को मिलते हैं, आगे बताऊंगा तीनों का डिफरेंस, ठीक है? आगे ये सब बताया मैं, इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यूक्लियस जो है जो अनस्टेबल है अपना को स्टेबल करने के लिए एटम लूज करेगा एनर्जी को बाय एमिटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखो रेडिएशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब वो जो कि आयोनाइज्ड करते हैं। आगे पढ़ोगे मैं पूरा मेजर मैं बताऊंगा ये चीज कि कैसे आप पता लगाओगे, मैं अभी उसको अभी नहीं छोड़ता, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज मतलब कि चार्ज अप कर देते हैं। मान लो कोई एटम ले रहे हो, मॉलिक्यूल्स ले रहे हो और उसमें जब ये रेडिएशन डालोगे यानी अल्फा बीटा गामा को डालोगे ना तो आयन बना देगा, ठीक है? आपने कोई भी हीलियम लिया, आपने उसमें
वो जो अल्फा या गामा रेडिएशन पर से स्ट्राइक करा तो वो चार्ज अप हो जाएगा, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तो इलेक्ट्रॉन ले, ये प्रक्रिया हो जाएगा, आयन बन जाएगा। पर कुछ होते हैं जो नॉन आयनाइजिंग होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव। ये जो रेडिएशन होते हैं ना, ये नॉन आयनाइजिंग, मतलब कि आप इसको कहीं पे माइक्रोवेव को डालूंगा ना तो आयोनाइज नहीं करता। पर ये जो रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा, ये आयोनाइज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। आप लोग एग्जाम में लिख क्या कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, क्लियर है। एमिट करते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, वो सब बता दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दोनों ने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, ठीक है। ये मैडम क्यूरी है जो कि फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज को मिला था। तो मैं सब कुछ बताता हूँ मैं। देखो, ये जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है ना, जो अल्फा होता है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता हमारे बॉडी पर, मतलब पेनिट्रेट मतलब कि अंदर तक नहीं घुस पाता, वो सिर्फ प्लास्टिक शीट तक ही पहुंच पाता है। जो बीटा होता है ना थोड़ा और अंदर जाता है, गामा सीधा पार हो जाता है। गामा मतलब क्या? गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब यूवी जो है, यूवी रेडिएशन, मेरे स्पीच सुनने में बताया, यूवी रेडिएशन 5% ही यहाँ तक पहुंचता है और स्किन कैंसर करा देता है। यूवी, उसकी एनर्जी इतनी है कि स्किन कैंसर करा देता है। सोचो आगे बढ़ते हैं तो आखिर में गामा मिलता है जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो यही गामा रेडिएशन है जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो सोचो ये जब हमारी बॉडी में पड़ेगा तो हमारी बॉडी का क्या होगा। तो ये दोनों उस टाइम पे इस पे रिसर्च किए, उन्होंने इस पे काम किया और उस समय लोग टेबलेट्स में इसका यूज कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि गॉड के द्वारा दिया गया ये इनविजिबल रेज है जो हमको ठीक करेगा। ऐसा अंधविश्वास में डूबे थे, सबको इफेक्ट्स होने लगा कुछ टाइम तक। आज भी यूज करते हैं, मैं आगे एप्लीकेशन में बताऊंगा, पर एक म्यूटेंट अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में हम कैंसर के लिए ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज करने वाले, एप्लीकेशन में समझाऊंगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्सेस अमाउंट पे नहीं, उस टाइम पे एक्सेस अमाउंट पे यूज किया। कुछ साल के बाद ये दोनों खत्म, ये रेडिएशन इंसर्ट होने के कारण, समझे। तो आखिरी में इनकी मृत्यु जो हुई ना इस रेडिएशन के कारण। हाँ, एक्सपेरिमेंट करा तो बार बार उससे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना उस रेडिएशन में, उनके बॉडी में वो इंसर्ट होते गया। हाँ, नहीं जाना चाहिए और बार बार एक्सरे भी नहीं करवाना चाहिए। सोचो एक्सरे तो छोटी बात है, हमको तो पता है, हम तो केमिस्ट्री वाले, हमको पता है एक्सरे की एनर्जी कम है गामा के मुकाबले। जब एक्सरे को बोला जाता है कि भाई तुम 8-9 महीने में एक बार करवाओ, बार बार मत करवाओ क्योंकि तुम्हारा डीएनए में डैमेज हो जाएगा बार बार। तो यूवी हमारा डीएनए को डैमेज कर देता है। सोचो यूवी के पास इतना एनर्जी है कि हमारे बॉडी में पड़ेगा तुरंत हमारा डीएनए डैमेज। इसीलिए जब ये जो चेरनोबिल या जो जापान में फेंका गया था, जेनेटिक्स में दिक्कत क्यों आ रही? ठीक है ना, जल गया पूरा, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, आपको तो पता है कि चेन रिएक्शन हुआ होगा, कंटिन्यू एक न्यूट्रॉन पड़ा होगा और फिर 3 न्यूट्रॉन मारे तो 3 और कंटिन्यू चेन रिएक्शन क्यों होगा, आप लोगों को सब मालूम है। पर हो गया ना तो जल गया, जितने लोग जल रहे थे, उसके बाद वो जेनेटिक्स में क्यों आ रहा? वो ये गामा रेडिएशन के कारण। ये गामा रेडिएशन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, आप लोगों को दिख रहा है कितना दूर से? थोड़ा आगे बैठ जाते हैं, दिख रहा है। ये जो गामा रेडिएशन है ना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो जब अगला जनरेशन आता है तो उसमें वो डिफेक्ट दिखेगा, ये डीएनए को डैमेज करता है, हमारे बॉडी को डैमेज करता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना वो एक बार में खत्म हो गया, जल गया, जितना कुछ होना था हो गया, सत्यानाश हो गया। पर ये जो गामा रेडिएशन है वो बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं और यही हमारे को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने काम किया, पर आज हमको बहुत इजी वे में समझ, बहुत इजी हो गया ना हमारे लिए। आप लोगों को मैं बोलूंगा कि वहां गामा रेडिएशन भैया दिखा रहे हैं ऐसा, तो जाओ वाले से आप लोग नहीं जाओगे, बोले नहीं हमको नहीं जाना। उस टाइम पे लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो गामा रेडिएशन इतने खतरनाक है, हमको पता है कि आज वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो सबसे आखिरी में गामा रेडिएशन हमको दिखता है, सबसे ज्यादा एनर्जी में पड़ा हुआ दिखता है। यूवी कम दिखता है, यूवी इतना खतरनाक है तो गामा कितना खतरनाक है। और ये गामा रेडिएशन बाहर निकलता है जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। तो ये गामा रेडिएशन ही जेनेटिक्स खराब कर देता है सालों तक, समझ आ रहा है। इन दोनों ने काम किया था पर आखिर में इनकी मृत्यु हो गई, वही रेडिएशन के कारण बार बार स्किन में कैंसर वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए है। अब मैं यही से बता रहा हूँ कि इसी चीज को रिलेट करोगे ना तभी ना अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस बिटवीन बता पाओ। बार बार गामा रेडिएशन आ रहा है, अब इतना तो आप लोगों को समझ आ गया, गामा रेडिएशन हमारे बॉडी से पेनिट्रेट होने वाला है, आर पार जाने वाला है, हमारे को खराब करने वाला है, इतना समझ आ गया। अब आगे समझ आ गया, आगे आप देखो जैसे अल्फा पार्टिकल है ये पेपर तक ही पहुंच पा रहा है, उससे आगे अल्फा पार्टिकल नहीं है। अल्फा पार्टिकल क्या है? यही
ठीक है, ये +2 चार्ज रहते हैं, ठीक है, समझ आ गया, हीलियम ही है, ठीक है। अब देखो जो बीटा पार्टिकल है वो हाथ तक हमारे पहुंच जाता है, ठीक है, जो गामा है वो हाथ पाथ सबको पार के कंक्रीट वॉल तक ही रोक, इसलिए कंक्रीट वॉल बना रहे हैं, जो चौड़े चौड़े कंक्रीट वॉल बना रहे हैं हम न्यूक्लियर में, वो बनता है कुछ केमिकल्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो देखो वो ना अलग चीज से बनता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है चीज, कंक्रीट वॉल रहता है पर कुछ उससे बनाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो ऐसा सीमेंट से नहीं बनता, वो एक अलग कंक्रीट वॉल रहता है, तो बताऊंगा कभी। तो वो जो कंक्रीट वॉल है वो बनाया इसलिए जाता है, अल्फा जो गामा रेडिएशन है वो बाहर, जो गामा रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाता है बाहर हमारे बॉडी में, समझ आता है, क्लियर है कुछ चीजें आगे। तो देखो अल्फा पार्टिकल में हमको दिख रहा है कि ये प्रोटॉन है, दो मतलब प्रोटॉन ना, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, +2 चार्ज है, मतलब इसके पास +2 चार्ज है, समझ रहे हो, गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके पास चार्ज और इसलिए इसको ना हीलियम कहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि +2 चार्ज, अब जिसके पास भी चार्ज है अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखे हो और ये अल्फा पार्टिकल जाएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डालो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर गामा नहीं होगा, गामा नहीं होगा डिफ्लेक्ट, समझ आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्योंकि उसके पास चार्ज है, और बीटा पार्टिकल भी होगा क्योंकि उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, कभी आपको बता रहा ना इलेक्ट्रॉन जो नहीं है उनको बताऊंगा, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल के पास भी चार्ज होता है, पर गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड डालो चाहे मैग्नेटिक फील्ड डालो वो सीधा चलता है, वो डिफ्लेक्ट नहीं है, ठीक है। पर हमको पता है गामा का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब वो सीधा हमारे अंदर आ जाएगा बॉडी में, पर अल्फा का कम होता है, बीटा का थोड़ा ज्यादा होता है, गामा बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है। अब देखो अल्फा पार्टिकल जो है ना बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड रहता है, बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड करता है, आयोनाइज्ड का मतलब कि कोई भी गैस रखे हो आप उसमें अल्फा पार्टिकल डाले आयोनाइज्ड, बीटा थोड़ा कम करता है, गामा थोड़ा और आयोनाइज्ड कम करता है, आयोनाइज्ड मतलब समझ रहे हो, आयन तो समझ आ गया, क्लियर है, मैंने बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वहां बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आयन बन जाता है, वही आयन हो तो आयन बन रहा है, चाहे कैटायन हो एनायन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कुछ आगे में बताने, इसे ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूं, अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल जैसे आता है किसी गैस में टकराएगा तुरंत आयोनाइज, बीटा का थोड़ा, गामा का बहुत ही कम, तब गामा के पास बहुत ही कम आयोनाइज करने का पावर है, ऐसा डिफरेंस बिटवीन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ आ गया अल्फा बीटा गामा का बीच में डिफरेंस बिटवीन, आगे बता दिया मैं, डू नॉट डिपेंड ऑन केमिकल और फिजिकल चेंज, अल्फा बीटा गामा है, आगे अब एक एक में अल्फा बीटा गामा को एक एक एग्जांपल लेके समझाना, सब क्लियर हो जाएगा। ये एक एलिमेंट था, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, 80 के बाद देखो 88 है ना, मतलब कि 80 के बाद जो भी है दे ऑल आर रेडियो, टू मेक देम स्टेबल दे विल एमिट सम रेडिएशन, देखो 88 है, आपने को स्टेबल करेगा, एमिट किया क्या, ये जाना दिखा मतलब अल्फा, अल्फा, ठीक है। और जब देखा गया तो अल्फा के पास था +2 चार्ज, उसका मास था 4, और पीरियोडिक टेबल में यही एक एलिमेंट है जो ये हीलियम, समझ आ गया। तो देखो कुछ नहीं है, देखो एक चीज हमको पता होना चाहिए, यहाँ कुछ लोग यहाँ पे 88 के बाद 86 कुछ भी लिखने लगेंगे, याद रखना ये 86 है, 2 88, इधर का मास न्यूक्लियर रिएक्शन में इक्वल होना चाहिए, वो इक्वालिटी दिखाता है इस चीज को, समझ रहे, इसको प्लस करके देखो ना सबसे। तो अल्फा पार्टिकल अगर कहीं एमिट हो रहा है, आपको देख के पहचाने ना हीलियम निकला होगा, और ये क्या है, एक ना थोड़ा भारी चीज है, हीलियम थोड़ा वेट वाला चीज है, इसीलिए ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए जा नहीं पाता, पार कर नहीं पाता खुद को, इसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है, समझ आ गया। आगे अब बीटा जो नहीं आए थे वो लोग बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या लगता है ये किसका इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस का होगा या बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये यहां से निकला तो होगा नहीं, यही का होगा, ऐसा लग रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो है
बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बताया था एक चार्ज आता है इसमें नेगेटिव चार्ज। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन क्या लगता है, कहां का होता है? बताओ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां का है, जल्दी बताओ। बाहर का है दिमाग में कुछ तो गड़बड़ हो गई बात है, मैं अंदर का बोल के बच जाता हूँ। हाँ अंदर का है सर, बाहर का लॉजिकली सोचो में तो बाहर का लगेगा, पर नहीं बाहर का। देखो क्या हुआ, ये कार्बन 14 है। अब देखो कार्बन 14 आप लोगों को देखने की जरूरत है, रटने की जरूरत है नहीं। आपको पता है 20 के अंदर आ रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मात्रा सेम, न्यूट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 6, तो रेशियो 1 नहीं आ, तो रेडियो एक्टिव है, अपने आप को डीके करेगा, स्टेबल करने के लिए। और देखो हमको मिल गया बीटा, बीटा एमिशन होगा, कोई यहां तक। पर कंफ्यूजन इसमें है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां का, कि नाभिक का है कि बाहर कोश का। हम देखते हैं बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हम अंदर में तो देखते नहीं, अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही आज तक पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कभी पढ़े नहीं हम। देखो ये कैसे, ये क्या है बताओ, ये 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 7 न्यूट्रॉन है, मतलब एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक न्यूट्रॉन कम हुआ। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ा, मतलब एक न्यूट्रॉन कम हो रहा, एक प्रोटॉन बढ़ा, यानी कहीं ना कहीं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला होगा, है ना। तो देखो उसको बता एक बार रिएक्शन जो क्या है, मैं बताया न्यूक्लियर रिएक्शन तब सेम होगा जब यहाँ का मास और यहाँ का मास सेम। ये न्यूट्रॉन है, 0 चार्ज उसके पास, ये प्रोटॉन है, 1 चार्ज उसके पास। जब यहाँ पे -1 आएगा, -1 + 1 0, ठीक है, 1 और 0 1, तभी होगा ना ये बैलेंस। तो ये चीज है इसलिए है, मतलब कि ये जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब कि ये बाहर का कोश का इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक ने खुद ब खुद एक इलेक्ट्रॉन बना के फेंका बाहर। जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हुआ प्रोटॉन में, हमको पता है एक सबसे बेसिक फंडा ये है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए मास, और ये अपने आप नेचर ने किया होगा, तब ये चीज बाहर है। और हमको पता है क्यों, क्योंकि ये पता है, देखो हम बैलेंस करेंगे तो हमको दिखेगा ये चीज बाहर है, और हम जानते हैं -1 दिख रहा, इधर 0 दिख रहा, मतलब ये है जहां पे ये चीज दिखा तभी बैलेंस, जहां पे हीलियम दिखा अल्फा, जहां पे सिर्फ गामा लिखे रहेंगे, गामा के पास कोई चार्ज नहीं, बस सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम आयोनाइजिंग, सबसे कम आयोनाइज करता है। क्लियर हो रहा है, अल्फा बीटा गामा समझ आ रहा है कैसे। अब देखो उस दिन में पढ़ाया था जब पहले यूरेनियम 238 के बारे में बताया, थोरियम बन जाता है, फिर थोरियम कुछ सजाते हैं, बढ़िया हम लोग रिएक्शन करते हैं, पर इतना आसान नहीं है, उससे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलते हैं। अब हम रेडियो एक्टिविटी में कुछ रेडिएशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या रेडिएशन है उस चीज को समझते हैं, दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, और याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इतना सोच लोगे कि गामा रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाता है हमारे बॉडी में, तभी जेनेटिक्स में दिक्कत आता है, ये चीज पता होना चाहिए, गामा रेडिएशन के कारण होता है ये चीज। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और बाद में जेनेटिक, ये सही उत्तर है क्या बताओ? ये तो आप लोगों को पता है ना कि चेन रिएक्शन हुआ होगा, ब्लास्ट हुए होंगे, चीजें खत्म हो गई ना, उसके बाद क्यों जेनेटिक्स में दिक्कत आ रहा, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे में क्यों दिक्कत आ रहा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये रेडिएशन पेनिट्रेट कर गया। न्यूक्लियर बॉम्ब खतरनाक नहीं है, उससे निकलने वाला रेडिएशन खतरनाक है, वो सदियों तक हमारे पृथ्वी पर रहेगा। समझ आ गया? ये क्लियर है? क्लियर? कोई है अल्फा डी के देखो दिखा है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है, ऐसे करके बीटा डी के में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, गामा रेडिएशन तो कोई चार्ज कुछ नहीं, बस एक रेडिएशन निकलेगा, बहुत खतरनाक, ठीक है। आगे देखो, अब मान लो दूर बैठना है ना, आंख जल रहा है क्या? जिनका आंख जलता है ना, इसे तो पीछे बैठा कर, वो चश्मे उसमें लगे भाई, इसके बारे में बता दो ठीक है।
नीचे बैठा करो जिसको थोड़ा तकलीफ होता है ठीक है। अब देखो, अब जब चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, तो ये बताऊंगा उसके बाद टाइम मिलेगा, वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब जो न्यूक्लियर जो प्लांट था ना वो फट गया, वहाँ से रेडिएशन एमिट हो गए। ऑब्वियस ही बात है, रेडिएशन एमिट होंगे ना। आपको क्या लगता है कैसे मेजर किए? हम केमिस्ट्री वाले कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट या एप्लीकेशंस किए होंगे ना, किए होंगे। ऐसे जाके तो देखे नहीं होंगे भाई कि अरे वो गामा जा रहा है तो दिखेगा नहीं भाई, बोले अल्फा दिख रहा है, बीटा ऐसा दिखेगा नहीं ना भाई, तो कहीं ना कहीं मेजर किए होंगे। तो अब आप लोग वो मेजरमेंट सीखने वाले, मतलब उस रेडिएशन को आप मेजर करोगे कुछ एपरेटस या कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से। मजाक है क्या बताओ? ये सीखना आप लोग सीखने वाले हो कि वो इंस्ट्रूमेंट कहीं पे कोई गामा रेडिएशन एमिट हो रहा, अल्फा एमिट हो रहा, बीटा एमिट हो रहा है, तो वो आप अब याद करोगे उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। हमको कुछ करना नहीं होता, वो सब काम अपने आप करेगा वो इंस्ट्रूमेंट। हमको पता होना कि वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा आप लोग सबका? मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में 5 टॉपिक पढ़ने का है, आज 3 बताऊंगा, कल 2। ठीक है, पहला पढ़ेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन मतलब नाम से समझ आ रहा है आयोनाइज होने वाली है चीजें। और आयोनाइज कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रेडिएशन करेगा, क्योंकि वो तो आयोनाइज करता है। कौन सबसे ज्यादा करता है? अल्फा करता है, याद रखो। क्योंकि ये जो है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बीबीटी फेल हो गया था, मोटी आ गया, तो ये फेल हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, सिर्फ अल्फा जो है वही पार्टिकल हम अच्छे से याद कर पाएंगे, गामा को नहीं कर पाएंगे। गामा को यूज करने का ये यूज करेंगे। फिर ये होगा कि ये जो है अल्फा को नहीं कर पाएगा, तो ये यूज करेंगे तो तीनों को करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पता होना है चीजों। और 2 है बताऊंगा। ठीक है, आगे करो, सीधा इंस्ट्रूमेंट बना। बस एक आगे बस। ये जो है ना, इसी को लेके जाते हैं। मान लो कि चेरनोबिल में डिजास्टर हो गया, अब हमको जानना है कि कितना वहां पे गामा रेडिएशन होगा, कितना अल्फा रेडिएशन है, कितना बीटा रेडिएशन, तभी ना पता चलेगा कि हम वहां जाके रह सकते हैं। आज चेरनोबिल में आज भी जीने के लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहां तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है घर नहीं बना सकते भाई, रेडिएशन है ना वहां पे। तो कैसे पता चला होगा? जब इसको लेके गए, इसको आयोनाइजेशन चैम्बर को ऐसा हाथ पकड़ के लेके जाए, यहां से ना अगर इसको लेके जाके बस खड़े हो जाएंगे ना, तो रेडिएशन आएगा। अब हमको पता है वो तो पेनिट्रेट कर जाएगा, गामा करेगा, अल्फा बीटा नहीं करेगा इसके बाद। ठीक है, करता है मतलब जब उसका एक होल बनाया रहता है उससे जाता है। अब यहां से जाएगा ना, हमें लेके जाओगे तो गामा रेडिएशन जाएगा, ऑब्वियस बात है, वो तो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन होंगे अंदर जाएंगे। उसके बाद अंदर में गैस रहता है, इसके अंदर में गैस प्रेजेंट रहता है। अब मैं क्या बोला, जैसे अल्फा बीटा गामा क्या होता है? आयोनाइजेशन रेडिएशन, माइक्रोवेव नहीं होता। अगर वहां माइक्रोवेव होंगे तो कुछ नहीं होने, पर ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, वो आयोनाइज कर देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लूटन वगैरह डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो हीलियम क्या हो जाएगा, वो आर्गन क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। और यहाँ पे 2 प्लेट्स रहते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। दोनों को यहाँ पे कनेक्ट किए रहते हैं, वोल्टेज देते रहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लेट है, बढ़िया गैस वैस फील है, यहाँ पे पूरा आर्गन वार्गन पड़ा हुआ है। जैसे ये रेडिएशन आएगा, जैसे ये गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन सीधा अंदर आया, गैस में पड़ेगा, गैस को आयोनाइज कर देगा। हो सकता है पॉजिटिव में, हो सकता है नेगेटिव में। ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन के पास जाना शुरू करेंगे, और वहां पे ये जो है ना फ्लक्चुएट होना चालू है। हाँ, सिर्फ गामा है। हाँ, वो भी खत्म कर दिया जा सकता है, उसको नेचुरल रिम्यूविंग फंगस वगैरह होगा, आप उसे खत्म करते हैं, बट ना वो पॉसिबल नहीं है वैसा खत्म करना। सोच लो, सॉल्यूशन नहीं है बना दी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो हम उस रेडिएशन को नहीं यूज कर सकते, समझ रहे हो? नहीं, मतलब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वो जो रेडिएशन जो फैल चुका है ना, उससे प्रिवेंशन ये है कि कंक्रीट का वॉल लगाए, और बॉम्ब जो है मतलब जो न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो ना फटे। इसका प्रिकॉशन देखिए ना, आप लोग मॉडरेटर यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड यूज, बहुत कुछ यूज किया जाता है ना उसको कंट्रोल करने
फिर भी मान लो फट जाता है, वो जो रेडिएशन निकल गया ना, उसको नहीं बस डिटेक्ट किया जा सकता है कि कुछ फंगस वगैरह उगाते हैं, उसको रेडिएशन खत्म करते हैं। बहुत टाइम मैं बताया था ना, जो प्लूटोनियम रहता है वो 600 मिलियन तक है, 600 मिलियन तक प्रेजेंट रहेगा उसका वो जो इफेक्ट रहेगा, तब जाके वो कहीं थोड़ा उसका शांत हो। वो बहुत अल्फा गामा बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन बहुत टाइम तक वो रेडिएशन वहां पे रहते हैं, किसी में प्लांट्स में रह जाते हैं, किसी में सॉइल में वो घुस जाए तो वहां पे पूरा फैल जाए। रेडिएशन होते रहते हैं। हाँ होते रहते हैं। उसको प्रभावित भी करते हैं, बहुत सारी चीजें नीचे भी प्रभावित करते हैं उसको, जैसे सनलाइट वगैरह हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सब भी ना उसको बढ़ावा देते रहते हैं चीजों को। रेडिएशन आगे तो रहता है, बहुत टाइम तक रहता है वो रेडिएशन। बस हम ये काम कर सकते हैं कि इसको लेके जाना, पता लगा ले कि रेडिएशन कितना है, कब है, कितना है, ये जो है ना ये बताएगा कि कितना रेडिएशन वहां पर है। बस ये इसको लेके जाएगा, हम डिटेक्ट करेंगे। ये समझ आ रहा है? मतलब कि मेजरमेंट यानी कि हम मेजर करने वाले हैं कि वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है कि नहीं उस जगह। ये समझ आ रहा है? अब पीछे करो, क्या नाम है इसका सर? इसका इसका नाम क्या है? इसका आयोनाइजेशन चैम्बर है, नाम क्यों बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि ना आयोनाइज हो रहा है चैम्बर के अंदर, इसलिए आयोनाइजेशन चैम्बर। अभी देखो, मान लो आप कहीं पे चले गए, रेडिएशन सोर्स है, अब ये तो बता रहा है कि डाल रहा है, ऐसा नहीं होता ना, वो ऐसा भी आएगा, वैसा भी आएगा, और जहां आप लेके जाओ उस हिसाब से। अभी ऐसा लेके चले गए जहां रेडिएशन अंदर आएगा। अब यहाँ पे गैसेस मिल रहते हैं, इसके अंदर गैसेस रहते हैं। हमको पता है ये रेडिएशन क्या करते हैं कि आयोनाइज करते हैं, हो सकता है पॉजिटिव बनाने, हो सकता है नेगेटिव बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, एक तरफ होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड, दोनों अपने, जैसे एनोड पे पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव वाले आयंस उसमें आने लगेंगे, मतलब नेगेटिव वाले अदर एक तरफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है, पॉजिटिव वाले अलग होंगे। जैसे बात है नेगेटिव वाले इधर जाते हैं, पॉजिटिव वाले इधर जाते हैं, समझ आ रहा है? ये जो है ना हाई वोल्टेज से कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलते रहती है इसको। जैसे कि यहाँ पे आते हैं ना तो ये करंट यहाँ पे शो होने लगता है, यहाँ पे ऐसा फ्लक्चुएशन दिखने लगता है, मतलब कि वहाँ रेडिएशन है। मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, अगर गामा अल्फा बीटा नहीं है तो नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं दिखने लगेगा। मतलब यहाँ पे कोई रेडिएशन आके ऐसा आयनाइज करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ कर भी सकते हैं पर उसके लिए भी अलग चीजें हैं, बताऊंगा उसको मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है, यहाँ पे रेडिएशन है, तो आप इसको लेके जाओगे तो ये इसका काम ये है कि ये जो यहाँ पे सोर्स दे रहे हो आपको, तो रेडियो एक्टिव सोर्स दे रहे हो, वो क्या कर देगा, जो गैसेस है उसको आयोनाइज कर देगा, केटायन एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। केटायन एनायन विल मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर पॉजिटिव है तो भागेगा कैथोड के पास, नेगेटिव चार्ज है तो भागेगा एनोड के पास, और हम वहां वोल्टेज से कनेक्ट किए रहते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन जाता है। यहाँ पे तो हम मेजर कर पा रहे हैं उस रेडिएशन बाय द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस आयोनाइज हो रहा है ना एक चैम्बर के अंदर, इसलिए आयोनाइजेशन चैम्बर है। क्लियर, समझ आ रहा है? तो ये आयोनाइजेशन चैम्बर के हेल्प से हम मेजर करते हैं रेडिएशन। दिक्कत ये हो गया कि अल्फा जो है, मैं क्या बोला, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आयोनाइज कर देते हैं, पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा बीटा लोग को नहीं कर पा, बीटा रेडिएशन को ज्ञात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही कम आयोनाइज कर रहा है। इसमें कंडीशन होता है कि कुछ प्रेशर वगैरह कम क्रिएट करके रखे रहते हैं। इसके अगले वाले इंस्ट्रूमेंट में गामा भी डिटेक्ट होता है। ये क्लियर है? पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक्सप्लेन आयोनाइजेशन चैम्बर। पीछे करो, बताता हूँ कैसे लिखा है एग्जाम। नहीं, हाँ ये अलग है, ये सब चीजें इसका भी बाद में हुआ। उन्होंने ना खोज किया है, वो भी ना एक गलती से हुआ, वो कुछ और काम कर रहे थे तो उनको ऐसा, जब वो यूरेनियम को ना फॉइल के अंदर रखे ना तो दूसरे जगह पे एक प्लेट रखे थे, वहां पे ना स्पॉट दिखे, यूरेनियम यहाँ पड़ा हुआ है, स्पॉट यहाँ दिख रहा है, ये कैसे? उनको लगा कुछ ना कुछ रेडिएशन इससे एमिट हो रहा है, तभी यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। स्टडी करने में पता चला ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो यूरेनियम रिलीज कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। और आपको पता है क्या करता है, एक अल्फा एक गामा रिलीज करता है यूरेनियम। तो ऐसा उन्होंने किया था, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, उनको दिख कुछ और किया, समझ रहे? एक्सीडेंटली ये चीज डिस्कवरी हुई। बैक्टीरियल ने किया सबसे पहले, यूनिट आता है 1 बैक्टीरियल इज इक्वल टू
सीक्रेट्स वगैरह, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग मेजर कर लेना और जिज्ञासा तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बुक्स अच्छा चीज है, हम पढ़े हैं तो उसको पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा है। और क्यूरी जो है वो फर्स्ट वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उसमें काम किया उन्होंने, मॉडिफाई करे चीजों को और उस पर डेप्थ में काम किए, उनको नोबेल प्राइज मिला उस चीज के लिए। पर एट लास्ट वही रेडिएशन का काम किया, ठीक है, समझ आ गया। ऐसा याद रखना, पता है क्यों? मैं भी ऐसे याद रखा, क्यों निपट गई इस पे काम करके, क्यों नहीं फिक्र थी, ये रेडिएशन के कारण, तो मुझे याद रह गया ना कि ये रेडिएशन जो है खतरनाक। ऐसा अगर कोई रखना नहीं, ऐसे याद रखना इस रेडिएशन का जिक्र डिस्कवर किया, उनकी मृत्यु हो गई, स्किन कैंसर और ये सब। आज तक लोग याद करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा काम की तो हम तो ऐसे चले जाते हैं गामा रेडिएशन के सामने, पता ही नहीं पता क्यों हो रहा है ये सब। अरे मैं यही पढ़ा हूँ, जो केमिस्ट्री के रिजल्ट होते हैं ना, वहाँ से गैसेस इनहेल करते हैं ना, बाद में तक अभी टाइम में टीसी ले लो मुझे कैसे इनहेल कर देते तो धुआं उड़ जाएगा। भाई मैं खोला था तो उड़ी आ गया, तो खतरनाक उससे भी होता है। और जो ये जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह में काम करते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में, उनका जीवन कम होता है, तो 50-60 साल तक ही जी पाते। ऐसे करना चाहिए। इसकी चीज है, जैसे अपन कोरबा वगैरह जो कोयला वगैरह सब है ना, वहाँ पे लोग बाद उनको अस्थमा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, वो अंदर चले जाते हैं। आप लोग बाद में पढ़ोगे कि पीपीएम क्या नहीं होता, पर्टिकुलर मैटर्स, पर्टिकुलर पार्टिकल्स जितना छोटा होता जाता है उतना ही पेनिट्रेट करता है। 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा रहता है, वो जो कोयला का जो पार्टिकल सीधा अंदर चले जाता है, इसलिए ना वो वहाँ पे जो काम करते हैं बापोल में उनकी इलाज करते हैं। जो डस्ट होते हैं ना, उसका अगर पर्टिकुलेटेड मैटर कम है, 2.5 में जा रहा है छोटा साइज में, तो वो पेनिट्रेट करेगा, ऑब्वियस बात है। करेगा मान लो दिक्कत हो, तो केमिस्ट्री पढ़ोगे मान लो ये हम बताओ कैसे लिखना है। अब आयोनाइजेशन चेंबर आ जाएगा तो मैं जो इंस्ट्रूमेंट जो बना के दिखाया वो बनाने से काफी नहीं है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि वो गैस में फील रहता है, वो मेजर करता है रेडिएशन को, वो मेजर करता है रेडिएशन को, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड एक एनोड रहता है, वही सब यहाँ पे लिखा है। पैरेलल प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे। हाँ जरूरी नहीं है प्लेट्स हो, कुछ लोग ना वायर भी यूज करते हैं वहाँ पर, प्लेट्स याद है तो प्लेट्स ही समझो, ठीक है। अभी मैं वायर का देखा नहीं इंस्ट्रूमेंट, तो प्लेट्स ही कैथोड और एक तरफ एनोड रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और एक सिलेंड्रिकल वेव रहता है जो कि कलेक्टिंग चार्ज क्रिएट करता है, रेडिएशन ये सब इंटरेक्ट करता है गैस के साथ, समझ रहे? ये ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ा हाउ इट्स वर्क, जैसे पूछेगा एक्सप्लेन आयोनाइजेशन चैम्बर, तो आप लोगों को ये लिखने के बाद हाउ इट्स वर्क करके ब्लैक पेन से बड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नीचे डिजाइन बना के नीचे इसको लिखना, समझ रहे? वही चीज मैं समझा दिया, वही चीज यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने रेडिएशन जो है इंटर करता है चैम्बर में रेडिएशन अंदर गया तो क्या करता है, आयोनाइज कर देता है, किसको, गैस के मॉलिक्यूल्स को कर देता है, ठीक है, क्रिएट कर देता है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव आयंस, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। रेडिएशन एंटर करता है चैम्बर में, आयोनाइज कर देता है गैस मॉलिक्यूल्स को, एक बनता है पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव आयंस, समझ आता है? फिर चैम्बर इलेक्ट्रॉन्स का जो चैम्बर के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं दिस आयंस को, उसके बाद एंड तक करंट जनरेट, करंट जो होता है जनरेट हो जाता है, आपको दिखने लगता है वहां पे ये। तो ये देखो पहले लिखे कि व्हाट इज आयोनाइजेशन, मैं लिखने बता रहा हूं भाई, लिख लो अगर बाद में भूल जाओ, समझ रहे हो? यहाँ पे लिखना व्हाट इज आयोनाइजेशन चैम्बर, पूछेगा ना एक्सप्लेन आयोनाइजेशन चैम्बर, तब व्हाट इज आयोनाइजेशन चैम्बर, हाउ इट्स वर्क, ऐसे करके लिखोगे। उसके बाद यूजेस, छोटा सा यूजेस बना के क्या क्या यूजेस उसका डिटेक्ट करता है, मेजर करता है रेडिएशन को, जैसे कि एक्स-रे को भी करता है, गामा को करता है, अल्फा को करता है, बीटा करता है, ऐसा यूज लिखोगे, ठीक है। उसके बाद टाइप, इसके भी 2-3 टाइप होते हैं, और ज्यादा टाइप नहीं होता, उसको एक होता है नोबल गैस वाला, और नोबल गैस मतलब कि अगर मान लो उस चैम्बर के अंदर नोबल गैस है तो उसको बोलते हैं नोबल गैस चैम्बर, अगर उसके अंदर जेनॉन है तो उसको बोलते हैं जेनॉन आयोनाइजेशन चैम्बर, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया से एग्जाम में आएगा तो व्हाट इज आयोनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद हाउ इट्स वर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद जो मैं पीछे बताया ना उसको बना के आना है,
अब पूरा नंबर मिलेगा भाई, पूरा नंबर मिलेगा, बस इतना ही लिखना है। और कोई दिक्कत है क्या बताओ? रेडिएशन अंदर आ रहा है, गैस को आयनाइज करना है, वो जो आयन और कैटायन जो आयन बने हैं वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन के पास जा रहे हैं, करंट दिख रहा है, खत्म था। समझ आ गया? क्लियर है? आगे ये बना क्या? नहीं ये इसको कैसे बताओ? ये बना क्या है? ठीक है, इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है। नहीं वो है पीछे जगह वो है आई कर दो मैं ना उसको ना बताओ। अब पढ़ते हैं, एक सेकंड पीछे करो। अब देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप चेंज होगा। इससे पहले चीजें आसान लगती थी कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक कैथोड एक एनोड। अब यहाँ पे ना थोड़ा अलग काम करते हैं, यहाँ पे कोटिंग करके कैथोड बनाते हैं। मतलब ये जो कोटेड है ना वो एक चीजों का होता है, मैं बताऊंगा उस चीज को। तो यहाँ पे ना प्लेट्स यूज नहीं करते, और ना एनोड का एक वायर जो कि ना शायद एल्यूमिनियम का बना होता है, उस वायर को एनोड की तरह यूज करते हैं। वो ना ऐसा प्लेस्ड रहता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगा आप, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना प्रोपोर्शनल। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना सेकंड वाला मेजरमेंट, एक तो हम आयोनाइजेशन काउंटर पढ़ लिए, आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ लिए, आयोनाइजेशन चैम्बर काउंटर, या फिर देखोगे आयोनाइजेशन काउंटर लिखा रहता है वो लिख कर दिया। तो वो उस एबैकस के हेल्प से आप कैसे रेडिएशन को मेजर करोगे वो चीज समझ गया। पर कहीं ना कहीं गामा में थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा कम आयोनाइज कर पाता है गैस। तो अब हम बढ़ जाते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर की तरफ, दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट का सेट है। इससे पहले हम देखे ना कि दो प्लेट्स लगे थे, एक यहाँ पे कैथोड एक यहाँ पे एनोड, बढ़िया गैस था, रेडिएशन आ रहा था, चार्ज अब पूरे थे, दोनों पे जाके लगे। अब थोड़े बदल जाते हैं चीज। यहाँ पे एनोड बनता है, मैं लिख के लाऊंगा इसको पूरा। यहाँ पे जो एनोड बनता है ना वो एल्यूमिनियम का बना रहता है, ठीक है। और ये जो है ना इसको मेटल से कोट करते हैं कैथोड को, और यहाँ पे कैथोड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एनोड। अब देखो क्या होगा, फिर से रेडिएशन आएगा, पर यहाँ पे चीजें थोड़ी बदलेगी। अब यहाँ पे जो गैस है ना, मान लो गैस का यहाँ पे मैं दिया, यहाँ पे गामा रेडिएशन आया, हमको पता है आयोनाइजेशन रेडिएशन आयोनाइज कर देगा, हो सकता है पॉजिटिव बन गया, ठीक है, भागेगा कैथोड की तरफ, ऐसा देख पड़े थे हम लोग। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देखो आयन अगर बना गैस हो सकता है प्लस बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जो ये एनोड होता है ना वो पॉजिटिव प्लेट होता है। अगर डाउट हो रहा है तो ऐसा याद रखो, एक पॉजिटिव प्लेट होता है एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट होता है एनोड और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो होता है कैथोड। अब जो मान लो कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो मान लो एक में पड़ा तो हो सकता है, अब हमको पता है जैसे कि सोडियम दे देते, क्या करता है सोडियम प्लस बना देते, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ओके। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नेगेटिव चार्ज। तो हो सकता है यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे जो डाले होंगे वो भी बताऊंगा मैं, दो तरीके की। जैसे इससे पहले वाले में देखा तो एक ही गैस नियोन आर्गन डालते हैं, इसमें क्या करता है मिक्स करके डालते हैं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। अभी ये जो गैस है ना मान लो पॉजिटिव हो गया तो ये कहाँ भागेगा, सीधा नेगेटिव प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव वो अट्रैक्टेड रहेगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं ना कि विद्युत आवेश वाले एक दूसरे पे उदासीन होने का कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन। दो ऑपोजिट चार्जेस वाले होते हैं ना, वो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन के पास जाके न्यूट्रलाइज होने का कोशिश करते हैं। तो ये जो गैसेस है मान लो पॉजिटिव चार्ज का हुआ तो नेगेटिव प्लेट के पास जाएगा। मान लो कोई गामा रेडिएशन आया और नेगेटिव चार्ज में तो वो पॉजिटिव प्लेट, हाँ वो अपने अपनी तरफ भागेंगे जहां उनको अट्रैक्शन फील होगा। तो क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। ये चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रेडिएशन यहाँ पे आएगा। इससे पहले हम ये देख रहे थे आयन बनने के बाद वो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, और अभी ऐसा नहीं है। अभी इनकी वेलोसिटी इतना ज्यादा हो गया रहता है, इतना स्पीड में इन लोग कोलाइड करते हैं। मान लो पॉजिटिव वाला यहाँ पे बना, यहाँ पे गैसेस है, ये इतना स्पीड में आगे स्ट्राइक करते हैं कि इसको भी आयोनाइज कर देता है। मतलब यहाँ पे दो हो जाते हैं, एक होता है प्राइमरी आयोनाइज, एक होता है सेकेंडरी आयोनाइज। प्राइमरी आयोनाइज मतलब कि जो गामा रेडिएशन आया उसने आयोनाइज किया, अब वो आयोनाइज हो गया, वो आयोनाइज जाके दूसरे गैसेस को मारा और वो आयोनाइज हो गया, वो होता है सेकेंडरी आयोनाइज। इसमें एक चीज बदल जाता है, यहाँ पे हो जाता है एक प्राइमरी आयोनाइज, एक है सेकेंडरी आयोनाइज। वो कैसे हो रहा है, जब रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रेडिएशन यहाँ पे आया, ये चार्ज अप हो गया, पॉजिटिव चार्ज का बन गया,
ये दूसरे गैसेस के पास इतना तेज गति में जाके मारता है कि उसको भी आयोनाइज करता है। क्लियर? इसमें थोड़ा इसलिए बदलाव होगा, इसीलिए अच्छा समझ रहे हो। एक और चीज बताओ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि जितना ज्यादा रेडिएशन है उतना करंट दिखेगा। अब आप चेरनोबिल में चले जाओगे तो उसको करंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब भाई यहाँ रहने के लायक नहीं। आप कोंडागांव में आके देख रहे हो तो भाई वैसे फ्लक्चुएशन दिखा रहे हो, थोड़ा बहुत हो सकता है वो कुछ के कारण होगा, पर थोड़ा बहुत दिखा रहा होगा, अल्फा बीटा की डीके हो रहा होगा। हो सकता है यहाँ भी कार्बन 14 कहीं पे हो तो उसके कारण शायद अल्फा निकल रहे होंगे। हाँ चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। पड़ेगा कैसे भाई? इतनी देर से बताओ, सबसे बात करते बना भी अरे बना सकते हैं, इसको बनाया से इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। थोड़ा काम करना पड़ेगा दिमाग लगा के। तो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ लोग बनाते भी प्लेट्स, ये नहीं बना पाएंगे, प्लेट्स वगैरह बना सकते हैं। एक प्लेट लगा के थोड़ा गैस वैस भर के वहाँ पे गैस भर सकते हैं ना, पानी नाइट्रोजन वगैरह भर के उसको काम करके देख सकते हैं। इसको कट करेंगे, एक आता है फिर छोटा सा उसको करेक्ट करके कर लेना बस करें। नहीं कहाँ से, यहाँ से नहीं उसको पैक करके रखते हैं, वो भी कारण देख। ये भी दो प्रकार का पढ़ोगे यहाँ पे। मैं इसे बताऊँ, ये जो गैस यहाँ से नहीं निकली, रेडिएशन यहाँ पे आते जाते हैं। कई बार क्या करते हैं पता है, ये गैस को पेपर से ढकते हैं। पेपर से क्यों ढकते हैं सोचो, गैस तो नहीं निकलेगा पर पेपर को अल्फा पार करता है, अल्फा पार्टिकल पेपर को पार करता है। अब देखो, आप एक बात बताओ, इसमें आपको पता चल रहा है क्या कि अल्फा पार्टिकल कौन सा, बीटा कौन सा, गामा पता चल रहा है? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? बताओ, सुनना है। अल्फा क्या को पेनिट्रेट कर पाता है? पेपर को रखेंगे। अगर अल्फा पार हो रहा है और बीटा गामा मतलब दिख रहे हैं तो हाँ मतलब आ रहे, तो रेडिएशन पावर दिखा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ एक लकड़ी डाल दे रहा हूँ तो अल्फा तो पार होने से रहा, अब बीटा और गामा होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सीमेंट वगैरह से कोटिंग कर दिया, क्वांटिटी से कुछ बना के रख दिया यार, अब पूरा पैक कर दिया इस चैम्बर को, तो कौन आ सकता है? सिर्फ गामा। तब दिख रहा तो गामा। और अगर पूरा पैकिंग कर दिया उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब गामा तो है ही नहीं, समझ रहे हो? अगर कहीं पे ले जाऊंगा अगर ऐसे इसको पैक करके तो गामा तो दिखेगा ही नहीं, फ्लक्चुएशन दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो? ऐसा करके अलग अलग सेट किया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, रेडिएशन आया, गैस में स्टैक, गैस तो आयोनाइज होने वाला है, हम तो पहले से पढ़ लिए, गैस तो आयोनाइज होगा क्योंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। पर रेडिएशन जो आयोनाइज होगा फिर वो फर्दर किसी गैस में स्ट्राइक करेगा और फिर से वो आयोनाइज होगा, सेकेंडरी आयोनाइज होगा। समझ आएगा? प्रोपोर्शनल काउंटर समझ आएगा? ये बना के आना है, ठीक है। पीछे करो, देखो वही है। प्रोपोर्शनल काउंटर में गैस फीड रहता है, मेजर करता है एनर्जी का आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि अल्फा को बीटा को, एंड यूज फॉर रिसर्च एप्लीकेशंस, ठीक है। और देखो हाई वोल्टेज के साथ करंट रहता है, गैस अंदर प्रेशर में रहता है, थोड़ा सा आयोनाइजिंग चैम्बर है जहाँ पे क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं दोनों में हम लोग, और जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करता है, हाई एनर्जी में कोलाइड करता है गैस के साथ, ऑब्वियसली बात है रेडिएशन कोलाइड करने वाला। उसके बाद क्या होगा, फर्दर क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा वो गैस, जब स्ट्राइक होगा। क्लियर हो रहा है चीज? उसके बाद देखो, और ये जो गैस जो है ना, एक बार जो गैस मैंने गामा मारा और आयोनाइज हो गया, वो फिर आयोनाइज क्या कर रहा है, जाके फिर दूसरे में स्ट्राइक करके उसको भी आयोनाइज कर रहा है, उसको बोलते हैं गैस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले लिखोगे, मान लो प्रोपोर्शनल काउंटर आ गया, तो व्हाट इज प्रोपोर्शनल काउंटर, उसके बाद फिर हाउ टू यूज, समझ रहे हो, टाइप्स, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, समझ आ गया कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? क्लियर हो रहा है चीजें? दो मेजरमेंट समझ आए, मेजरमेंट वो जहां पे हम रेडिएशन को याद करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि रेडिएशन को पता करना पड़ेगा ना हमको जाके कि कौन सा रेडिएशन है, कैसा है, मशीन कैसा लगा दिया, वॉइस किया। पूरा लिख के आया हूँ, हाँ ये उसका लिखा है। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है मॉडिफाइड वर्जन है आयोनाइजिंग चैम्बर। मॉडिफाई किए यहाँ पे चीजें, जैसे हम कोटिंग किए, एक वायर यूज कर रहे हैं एनोड के जगह पे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, वही सब लिखा है, जैसे हाई वोल्टेज यहाँ पे इंप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता है, इसको पढ़ लेना करता है कि वही चीजें लिख देती है, ठीक है। सो
हाई एनर्जी जो है कोलाइड होगा, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, बस बार बार वही चीज आ रहा है, ठीक है। तो स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। आगे अब हम दो पढ़ चुके, दो चीजें पढ़ ली, ठीक है। हमने पहले देखा आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, प्रोपोर्शनल काउंटर वो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जीसी, गैस के ऊपर, ये जीगर काउंटर है, ठीक है। तो इसको भी, ये भी जो है ये भी मेजर करते हैं आप, सिलेबस सीधा मेंशन है, सिलेबस देखते हैं आप, सिलेबस में सीधा मेंशन है भाई केसी में, उसी का वेट करते तुम्हारा टॉपिक मैंने पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा इसको, पढ़ाओगे ना यार, कोई एप्लीकेशन है यार, उसको क्या समझाने मजा नहीं आता मैं देख लेके आऊंगा तो समझा। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा दिखता है ये जो है ये छोटा सा, इसी के अंदर सब होगा, पता है इसी के अंदर सब होने वाला है। हाँ वैक्यूम क्लीनर जैसा ही है, यहीं से जाएंगे आएगा यहाँ पढ़ेंगे और दिखेगा, ठीक है। इनको ना लेके जाते हैं, ऐसा पकड़ के लेके जाते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग करना रहता है, ऐसा लेके जाके रख देंगे तो अपने आप रेडिएशन आके स्ट्राइक करके तीनों को मेजर करें। हाँ तीनों को मेजर, इसको ना जीएम भी बोलते हैं, ठीक है, जीएम भी कहा जाता है इसको, जीएम। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी मेजरमेंट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये तीनों को मेजर करता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिया वो कहीं पे पूछेगा जीएम काउंटर क्या होता है, पता होना चाहिए। दो साइंटिस्ट, मतलब दो लोगों ने मिलकर, ये अलग एक है, ये अलग एक, दोनों ने मिलकर इस पे काम किया, या तो ये पहले के बाद मॉडिफाई की ये मूलर। हमारा तो जिगर कलेजा इसी में चीजें की बात है, जिगर ये जिगर है ये, और ये जिगर कलेजा दिल धड़कन, गलत मत कर, क्या ना भाई, प्रोपोर्शन बना के मत आना। आयोनाइजेशन प्रोपोर्शनल ना लगभग सेम रहता है, काम थोड़ा अलग है, ठीक है। अब देखो मैं बताया ना, छोटा सा चीज उसमें सब कुछ होने वाला यही है। देखो क्या होगा, सिंपल, अभी आप लोग सब समझ गए, फिर से वही चीज बोलूंगा मैं, यहाँ से रेडिएशन आएगा, इसके अंदर गैस फील्ड है, क्या कर देगा उसको, आयनाइज कर देगा। वहां पे देखो एनोड और कैथोड लगा हुआ है, ये दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, करंट दिखेगा, और बस यहाँ पे एक चीज है कि स्कूटर बच जाए, आवाज आएगा, जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतना आवाज आएगा, ठीक है। जितना आवाज बढ़ेगा तो समझ लो उतना ज्यादा रेडिएशन यहाँ पे, एकदम सिंपल। अब आपको ना ये लिखना पड़ेगा, जब जीसी करके पूछेगा ना, जीएफ काउंटर को एक्सप्लेन करो, आपको ना जीएफ काउंटर वो है जो कि तीनों रेडिएशन को याद करके दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों रेडिएशन को हम फाइंड आउट मेजर कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है ये। अभी यहाँ देखते हैं कि जब पहला रेडिएशन गेट इंसिडेंट इनटू द गैसेस, इट गेट आयोनाइज्ड, ठीक है, आयोनाइज हो सकता है कैटायन, हो सकता है एनायन, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, अगर नेगेटिव हो तो भागेगा एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव गैस होगा तो भागेगा पॉजिटिव प्लेट के पास, अगर नेगेटिव आयन बनेगा तो पॉजिटिव प्लेट के पास भागेगा, समझ आ रहा है, पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव प्लेट के पास भागेगा, अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेट की तरफ भागेंगे, दोनों जाएंगे, करंट बनेगा और यहाँ पे साउंड नॉइस, ठीक है, समझ आ रहा है। ये है जीएफ, साउंड सब में आएगा, बट वही है, यहाँ पे टेक्निक के ऊपर डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, वो सिलेबस में नहीं है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, पर इतना जाने रहो कि अगर मैं चाहता हूँ कि गामा रेडिएशन यहाँ पे है कि नहीं जानूं, तो यहाँ पे ना पूरा कोटिंग कर दूंगा, ऐसा कोटिंग करूंगा कि सिर्फ गामा रे से पेनिट्रेट करता है, अल्फा बीटा ना करता है, तो सिर्फ गामा रेडिएशन का ही आवाज को सुनिए, समझ रहे हो। और ऐसा तो होगा नहीं, अब देखो अगर पूरा अगर आप पैक करते हो फिर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई डिटेक्शन नहीं होगी, तो कोई वहां पे कोई डिटेक्शन, समझ आया। अल्फा बीटा गामा क्लियर है, क्या है कैसे है, समझ आ गया, क्लियर। आगे करता हूँ
अंदर इनर्ट गैसेस फील्ड है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, एट अ लो प्रेशर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वहां पे फिर वही होगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जाएंगे, उसको आयनाइज करेंगे। सबसे कोई अंतर नहीं, कोई चीज को बार बार लिखना है, सेटअप डिफरेंस, सेटअप सही बना के आना है। क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ, इसके में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंड विंडो, एक होता है विंडोलेस। नाम समझ आ रहा है? विंडोलेस मतलब उसमें विंडो नहीं है। अगर विंडो नहीं है तो अल्फा बीटा गामा तीनों जाएंगे, तीनों का डिटेक्शन। अगर एंड विंडो की बात हो रही है तो वहां पे जो है, वहां पे एंड में ना विंडो होगा, तो कहीं ना कहीं अल्फा बीटा पार नहीं कर पाएंगे गामा पार। ये दो तरीके का होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ऊपर में सबसे पहले जब आंसर राइट करोगे तो वहां लिखोगे कि व्हाट इज जीएम काउंटर, उसके बारे में दो चार लाइन। हाउ इट वर्क, हाउ इट वर्क मतलब कि आपको बताया ना मैं, रेडिएशन आएगा, गैस आयनाइज होंगे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा वो वर्किंग है उसका। ठीक है, उसका यूजेस छोटा सा बस इतना लिख दोगे ना, यूज करके लिखोगे कि इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड एक्स, इतना लिख दो बस, इतना लिख दिए। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी छोटा सा बना लिए, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सीसी काउंटर, जीएम काउंटर करके डालिए, तो ये दो बात समझ आ गया। और आगे का विषय ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। रेडियो एक्टिविटी वो एलिमेंट्स है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमको पता है जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है तीनों रेडिएशन एमिट करे। हम एग्जांपल भी देखें, हम जैसे यूरेनियम 238 जो है वो डीके हो रहा था, तो हमारा एक अल्फा रेडिएशन और एक गामा रेडिएशन देखने को मिला। ठीक है, हम एग्जांपल समझ आप देख के बता सकते हैं, वहां पे अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा था, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बट हमको पता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक का ही, महात्म कोश का इलेक्ट्रॉन नहीं। जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी समझ आ गया, अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन समझ आ गया। ये वही गामा रेडिएशन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो उसके बाद जो रेडिएशन निकलते हैं, जो पेनिट्रेट कर जाता है, जेनेटिक्स में दिक्कत आता है, ये वही गामा रेडिएशन है। ये वही गामा रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम पढ़ते हैं, जो सबसे आखिरी में दिखता है, इसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो यही गामा रेडिएशन। समझ आ गया? अल्फा बीटा गामा सब क्लियर है। बाद में हम देखेंगे कैसे हम मेजर कर सकते हैं इन रेडिएशन को, इन रेडिएशन को भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ सीखा, जैसे कि आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, जहाँ पे गैसेस आयोनाइज होंगे और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे और करंट दिखने को मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट है। समझ आ गया? फिर प्रोपोर्शनल काउंटर देखें, जहाँ पे दो, एक तो प्राइमरी आयोनाइज हो रहा था और वो प्राइमरी आयोनाइज इतना काइनेटिक एनर्जी था, इतना स्पीड में मूव कर रहा था कि सेकेंडरी आयोनाइज फॉर्मेशन कर रहा था। समझ आ गया? फिर तीसरा हम देखेंगे कि जीएम काउंटर क्या है। ठीक है, जहाँ पे वो भी आयोनाइज करेगा, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, बाद में साउंड सुनेंगे। इसके हेल्प से, इनके हेल्प से हम मेजर कर पा रहे हैं रेडिएशन कितना प्रेजेंट है। दो और है, इसको मैं बता दूं। ठीक है, उसके बाद ना इसका एप्लीकेशन आता है, कैंसर में हो गया, या जो एज डिटर्मिनेशन, जैसे कि एज डिटर्मिनेशन करके एक टॉपिक है। कार्बन 14 क्या करता है, डायनासोर हो गया या जो मम्मी है, कितना साल पुराना रहा होगा, उसको ज्ञात करके देता है कार्बन 14, मतलब एज का डिटर्मिनेशन करके दे रहा है। तो आपको कार्बन 14 के बारे में लिखना। जो कैंसर होते हैं ना थ्रोट वगैरह के, उसके लिए कुछ कुछ आयोडीन वगैरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है, पर एक लिमिट है, उसको भी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में करोगे दिक्कत हो जाती है। वो रेडिएशन जब है ना, वो रेडिएशन जब बॉडी में स्ट्राइक होता है ना, तभी हमारे बाल, जिनको कैंसर जो होता है ना, उनके बाल पूरे चले जाते हैं और सेल डैमेज हो जाते हैं। इसके कारण आखिरी में जो कीमोथेरेपी है ना वो करवाते हैं, तो वो इसीलिए खत्म हो जाता है कि उनकी सेल पूरा डैमेज होता है। इतना खतरनाक है ना वो कि आप उसको बार बार स्ट्राइक करोगे, 4-5 कीमो कराना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो बाद में पूरा सेल डैमेज है, इससे लोग मर जाते हैं। और जो लोग इससे बच जाते हैं उनका सेल डैमेज नहीं हुआ है पर बाहर हट जाता है, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स उसी रेडिएशन। पर ये रेडिएशन बचा भी रहा है बहुत से जिंदगी को, एकदम बुरा नहीं है, पर उस रेडिएशन को एक म्यूटेंट अमाउंट में यूज करना, इतना हमको बॉडी में स्ट्राइक कराना, वो मेजर करते हैं हम इस एपेटस के, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। रटने का कोई जरूरत नहीं है,
रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना है चीजों को, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही याद है, ठीक है। वैसे ही सामने वाले जब आप लोग जब क्लास लोगे तो सामने वाले को भी वैसे ही समझना। मैं इतना समझाया और आप लोग घर जाके इतना पढ़ोगे, सामने वाले को इतना समझाओगे तो थोड़ा और अच्छा सामने वाला और ज्यादा ज्ञान देगा ना। मतलब थोड़ा बताया ना तो आप और रिसर्च करना इस पे और कुछ बताना जो आप इम्प्रूव कर सको। तो अगर मैं इतना थोड़ा बहुत लेक्चर दे रहा हूँ तो वो आप लोग और उसमें कुछ इम्प्रूव कर दो वो और अच्छा लेक्चर हो जाएगा। तो आप लोग जब किसी को पढ़ाने जाओगे तो वो और बढ़िया लेक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये रेडिएशन अच्छे भी हैं बुरे भी, तो रेडिएशन को मेजर